एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे आए हुए थे हम। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये दो टाइप का होता है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो सबसे पहले जो प्राइमरी सोर्स एटीपी होता है, जो एनर्जी ली जाती है ट्रांसपोर्ट के लिए, वो एटीपी की फॉर्म में ली जाती है। एटीपी से एडीपी बनता है, प्लस फास्फेट रेडिकल बनता है, प्लस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है। और तो ये जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये जनरली नर्व्स और मसल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है, आयनिक कंडक्शन होती है, वो उसमें ये एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें क्या होता है कि एक नर्व इम्पल्स कंडक्शन जो होती है, जब एक नर्व इम्पल्स कंडक्ट करती है, वाइब्रेशन नर्व इम्पल्स जो होती है वो कंडक्ट करती है, जब ट्रांसपोर्ट को आयनिक ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि आयनिक एक्सचेंज होता है, जैसे सोडियम और पोटाशियम का। सोडियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो 10 टाइम्स ज़्यादा होती है इन द आउटसाइड देन इनसाइड, और पोटाशियम की जो कंसंट्रेशन होती है वो 40 टाइम्स ज़्यादा होती है इन द इनसाइड देन द आउटसाइड। ठीक है। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मान लीजिए कि एक नॉर्मल सेल है, नॉर्मल पोलराइज सेल है, जिसके अंदर की सोडियम आयन जो होते हैं वो बाहर की तरफ ज़्यादा होते हैं, और पोटाशियम आयन जो होते हैं वो अंदर की तरफ ज़्यादा होते हैं। तो सोडियम की मदद से पॉजिटिव चार्ज तो आउटसाइड होता है सेल मेम्ब्रेन के, इनसाइड में नेगेटिव चार्ज होता है पोटाशियम की मदद से और एनायन की मदद से। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब एक नॉर्मल सेल पोलराइज डीपोलराइज होती है, तो सोडियम के प्रति जो परमिबिलिटी है वो चेंज होती है, और सोडियम आयन जो होते हैं वो रादर इसके सेल के मेम्ब्रेन से इनसाइड की तरफ मूव कर जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज है वो आउटसाइड ज़्यादा बढ़ जाता है, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड आ जाता है, और जो वो डीपोलराइज स्टेट होती है, उस डीपोलराइज स्टेट के दौरान जब सोडियम की कंसनट्रेशन जो होती है इनसाइड ज़्यादा, तो नेगेटिव चार्ज आउटसाइड, पॉजिटिव चार्ज इनसाइड हो जाता है। लेकिन जैसे ही पोलराइज स्टेट से वो डीपोलराइज स्टेट में जाती है, उसी दौरान जो पोटाशियम के जो सेल मेम्ब्रेन के जो चैनल्स होते हैं उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, उसके अंदर पोटाशियम की जो परमिबिलिटी बढ़ जाती है, और उस दौरान पोटाशियम आयन जो होते हैं लोअर कंसनट्रेशन से आउटसाइड इनसाइड से आउटसाइड की तरफ जाना शुरू हो, पॉजिटिव चार्ज जो है वो आउटसाइड इनसाइड से आउटसाइड जाना शुरू हो जाते हैं। और इसकी मदद से ये होता है फिर से जो है पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इनसाइड में, पॉजिटिव चार्ज तो आउटसाइड ज़्यादा हो जाता है, नेगेटिव चार्ज इनसाइड ज़्यादा हो जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, हमारे पास सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप होता है। सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप होता है। सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप होता है। इसमें क्या होता है कि जो सोडियम आयंस होते हैं और पोटाशियम आयंस होते हैं, इनका ट्रांसपोर्ट जो होता है इनका ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अकॉर्डिंग टू देयर अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसमें क्या होती है, एनर्जी यूज होती है, एटीपी की फॉर्म में यूज होती है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो फास्फोराइलेशन होता है सोडियम एक्सट्राशन एक्सचेंज पंप में, तो उसको सबसे पहले फास्फोराइलेशन होगा और उसके बाद क्या करेगा, डी डी इसके अंदर से एटीपीएस पंप जो होता है, एटीपी जो होती है एटीपी में फास्फेट में टूटेगी, और उसके बाद सोडियम के साथ जो होता है सोडियम के जो फास्फोराइलेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा कि जो कंसनट्रेशन के प्रति सोडियम जो आयंस होते हैं वो इनसाइड से आउटसाइड मूव करेंगे, इनसाइड से आउटसाइड। इनसाइड में कंसंट्रेशन कम होती है सोडियम की, आउटसाइड में ज़्यादा होती है, लेकिन सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप में सोडियम की कंसंट्रेशन जो होती है इनसाइड से आउटसाइड जाएगा, सोडियम आयन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा, और उसी तरीके से पोटाशियम आयन जो होते हैं वो आउटसाइड से इनसाइड जाएंगे, और इस वजह से जो उसमें क्या होता है एटीपी की एनर्जी यूज होगी। ठीक है, दैट इज सोडियम पोटाशियम एजीपीएस पंप। ये होता है, क्या होता है ये, दैट इज द प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है इससे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। सेकंड क्या होता है कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है,
सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है फिर उसके बाद होता है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि ये वो होता है जिसमें कि जो पोटासियम आयन जैसे मूव करते हैं सेल से, एक सेल मेंबर एक आउटसाइड द सेल से इनसाइड द सेल में मूव करते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड जाते हैं। इसके साथ साथ कोई दूसरा आयन, अदर मॉलिक्यूल या फिर आयन मूव करता है इसके साथ साथ अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव कर जाता है। कैसे होता है? जैसे कि आपने देखा होगा पीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन, नेफ्रॉन की जो पीसीटी होती है, पीसीटी का मतलब होता है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और उसमें क्या होता है कि सोडियम आयन, सोडियम जैसे ही मूव करता है और सोडियम एक्सचेंज पंप की मदद से सोडियम आयन जैसे ही मूव करता है ट्यूबुलर लूमेन से, अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जब होती है वुमेन कैप्सूल के थ्रू जो होते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, तो उसमें जो सोडियम आयन फिल्टर हो जाता है, उसके साथ साथ कुछ ग्लूकोज आयन भी आना शुरू हो जाता है। तो वो ग्लूकोज आयन जो होते हैं वो सोडियम के आयन के साथ साथ मूव कर जाते हैं इनसाइड द ट्यूबुलर लूमेन, इनसाइड द सेल ऑफ द ट्यूबुलर लूमेन, और फिर वहाँ से कहाँ जाते हैं? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चले जाते हैं। कैसे? ठीक है, ये एफरेंट आर्टरी है, ये इफरेंट है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ये पीसीटी है, पीसीटी में यहाँ पे सेल्स होती हैं, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं इसके अंदर ग्लूकोज और प्लस सोडियम आयन, प्लस आएगा ग्लूकोज प्लस सोडियम आयन, सोडियम आयन जैसे मूव करेगा उसके साथ ग्लूकोज आयन मूव कर जाएगा। यहाँ पे इनके पास विलाई होती है इसी आउटर सरफेस पे जो विलाई होते हैं उनकी मदद से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। यहाँ पे ये और फिर ये ग्लूकोज और ये सोडियम आयन, तो यहाँ से ये सोडियम आयन और यहाँ से ग्लूकोज। क्या होता है कि सोडियम आयन जो होते हैं वो जैसे ही मूव करेंगे तो एनर्जी यूज होती है, तो एनर्जी यूज होने के बाद क्या होता है उसके साथ साथ क्या होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है उससे अटैच होकर जो एनर्जी निकलती है उसके साथ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मूव कर जाते हैं, वो इनसाइड द इंटेस्टाइनल ट्यूबुलर लूमेन में चले जाते हैं ताकि ग्लूकोज होता है वो फिल्ट्रेट होकर बाहर यूरिन में ना जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि अमीनो एसिड भी ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कुछ अमीनो एसिड जो होते हैं वो ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज द को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं इसको? को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। वो को ट्रांसपोर्ट में कौन सा है? सिंपोर्ट है, सिंपोर्ट में को ट्रांसपोर्ट, और क्या है? ये है यूनिट, ये सिंपोर्ट है और उसका एक होता है एंटीपोर्ट। क्या होता है? एंटीपोर्ट मैकेनिज्म। एंटीपोर्ट में क्या होता है कि जो सोडियम आयन जिस डायरेक्शन में एक आयन मूव करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है दूसरा आयन मूव कर जाएगा, और जो एक्सचेंज होता है वो आयन और उसका ग्लूकोज या अमीनो एसिड का वो होता है। इसके बाद आता है सिंपोर्ट को ट्रांसपोर्ट के बाद इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की? नंबर 1 आता है इसमें मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन होती, मॉलिक्यूल्स होते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव करते हैं। ठीक है,
सेकंड पॉइंट क्या होता है, ये सेकंड पॉइंट है ये इसमें क्या होता है कि आयनिक पोटेंशियल बनाने के काम, आयनिक पोटेंशियल मेंटेन करने के काम आता है। ठीक है। नंबर 3 इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है। ठीक है। नंबर 4 होता है ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होती है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन जो होती है, जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हो पाती है। और नंबर 4-5 है, इससे जो है चार्ज बैलेंस, आयनिक बैलेंस बना रहता है एक सेल का। सेल का क्या होता है, आयनिक बैलेंस मेंटेन होता है। और इसके अदर एग्जांपल क्या है कि ट्रांसपोर्ट के, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयंस एंड कैल्शियम सोडियम ट्रांसपोर्ट। वो कहाँ होती है, एक तो आरबीसी में होता है, सेकंड मसल में होता है। एक होता है सोडियम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। सोडियम हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है। क्या होता है इसके अंदर, कि आपने सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो रेस्पिरेटरी गैसेज होती हैं, जिसमें कि मेनली जो ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन सेल के अंदर टिश्यू होता है, टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं वहाँ से जो जो ट्रांसपोर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो जनरली क्या होता है कि प्लाज्मा में, आरबीसी की बजाय प्लाज्मा की फॉर्म में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट होता है। और उसमें क्या होता है कि जो सोडियम हाइड्रोजन, जैसे वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देती है। ठीक है। और वही कार्बोनिक एसिड फिर उसके अंदर हाइड्रोजन आयन प्लस HCO3 में टूट जाता है। और उसी HCO3 में से, जो है हाइड्रोजन निकल जाता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन इसी HCO3 को ट्रांसपोर्ट कौन सा करता है, सोडियम पोटासियम ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में सोडियम ट्रांसपोर्टेज जो होता है, एंजाइम होता है, वो हाइड्रोजन को ट्रांसफर करता है। और ये किसकी मदद से होता है, ये एक एंजाइम क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एट द एल्वेओलाई लेवल ट्रांसपोर्ट होता है। ये एल्वेओलाई लेवल पे एक्सचेंज होता है, और इस मदद से जो कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट होती है वो इट टेक्स प्लेस। ठीक है। तो ये एक चीज़ मानी जाती है, आयनिक ट्रांसपोर्ट हो गया। अब उसके बाद आता है क्या, इसके अंदर आते हैं पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, फिर है एक्सोसाइटोसिस। ये 4 मैकेनिज्म होते हैं, ये 4 मैकेनिज्म होते हैं। कौन कौन से हैं, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस और सेल क्या, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। क्या होता है, मेन चीज क्या होती है, एंडोसाइटोसिस प्लस एक्सोसाइटोसिस होती है। एंडोसाइटोसिस में पिनोसाइटोसिस होती है और फैगोसाइटोसिस होती है। पिनोसाइटोसिस होती है उसको क्या बोलते हैं, सेल ड्रिंकिंग बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, सेल ईटिंग बोलते हैं। ठीक है। पिनोसाइटोसिस का क्या मतलब होता है, सेल ड्रिंकिंग, सेल के अंदर कुछ लिक्विड को अंदर लेना। ठीक है, समझ में आया आपको। ये भी एक क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एनर्जी यूज होती है। लेकिन इसमें क्या एग्जांपल के तौर पे क्या होता है, लीवर क्या, आयरन की एब्जॉर्प्शन, आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है। आयरन की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो जनरली किस में होती है, कि जैसे रेड ब्लड सेल्स होती हैं और बोन मैरो होती है, वो क्या करेगी, बोन मैरो से आयरन की जो बोन मैरो के अंदर जो आयरन की एब्जॉर्प्शन होती है रेड ब्लड सेल के लिए फॉर्मेशन में, तो वहाँ पे जनरली जो ये जनरली पिनोसाइटोसिस होती है वो होती है। इसमें क्या होता है कि फेरिटिन एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, वो जो होता है आरबीसी के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है।
ये होती है पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होती है? सेल ईटिंग। ये कैसे होती है? सेल ईटिंग का क्या मतलब होता है कि सेल ड्रिंकिंग में आ गया। सेल ईटिंग का क्या मतलब होता है कि जो सेल होती है वो जो फूड लेती है, सेल जब फूड लेती है तो वो सेल ईटिंग होती है। सेल क्या होता है, कैसे होता है उसमें कि इसमें जनरली जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, सेल के अंदर ऐसे यहाँ से आउटसाइड से सेल की ईटिंग कैसे होती है कि मान लीजिए कोई फूड मटेरियल है, वो अंदर आता है। अंदर आने से पहले क्या करेगा, वो सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करेगा। सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करने के बाद यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद यहाँ से एक वेसिकल पिंच ऑफ होगी और उसके बाद यहाँ से वेसिकल पिंच ऑफ होकर फूड मटेरियल अंदर आ जाएगा। अंदर फूड मटेरियल आने के बाद क्या करेगा, वो सबसे पहले इसके साथ क्या करेगा, प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ जो है फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम बना देगा। और वही सेकेंडरी लाइसोसोम जो होता है फूड डाइजेस्ट हो जाता है। बाकी जो बता क्या बोलते हैं उसको, रेजिडुअल बॉडी बनती है और वही रेजिडुअल बॉडी होती है फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकल जाती है। तो ये होता है जनरल प्रिंसिपल सेल ईटिंग का मैकेनिज्म। देखिए सेल फूड लेती कैसे है। सेल जो होती है जनरली क्या करती है कि एक जो मटेरियल बाहर से आना है, जो फूड के ले लिया गया है, डाइजेस्टेड फूड जैसे ग्लूकोज एब्जॉर्ब करना है सेल के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि जनरली जो सेल होती है वो अपने सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पे एक डिप्रेशन क्रिएट करती है। यहाँ से फिर वो डीपन होता है, फिर उसके बाद वहाँ से पिंच ऑफ होता है, फिर वहाँ से सेल मेम्ब्रेन जो लाइसोसोम जो होते हैं, यहाँ से लाइसोसोम वगैरह प्राइमरी लाइसोसोम जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं लाइसोसोम आरबी उसके साथ फूड वैक्यूल के साथ, और रेजिडुअल बॉडी जो होती है और फिर फूड को डाइजेस्ट किया जाता है और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेजिडुअल बॉडी की फॉर्म में सेल से बाहर निकल जाता है। दैट इज कॉल्ड एज द सेल ईटिंग। ठीक है, ये भी एक एनर्जी एक्टिव प्रोसेस होती है सेल ईटिंग भी। और जो एक मेन चीज़ है कि सेल ईटिंग के अंदर एक चीज़ होती है रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। क्या होती है? रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मीडिएटेड रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस वो क्या होती है कि रिसेप्टर्स जो होते हैं, जैसे कि एक क्लैथरीन होती है और काल्मोडुलिन होती है, एक होते हैं क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स होते हैं। क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स मतलब क्या हुआ कि जब लिगेंड्स को एब्जॉर्ब करना होता है, लिगेंड कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स वगैरह को एब्जॉर्ब करना होता है। लिगेंड्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे हाई मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड्स होते हैं जो कि जनरली उसके साथ कैल्शियम के साथ मिलके बनते हैं। और इसमें क्या होता है कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स बनती हैं। जैसे ये सेल है, इसके ऊपर ये वेसिकल है इस क्लैथरीन का, ये क्लैथरीन वेसिकल है। क्लैथरीन कोटेड वेसिकल बनेगा। यहाँ पे ये क्लैथरीन कोटेड वेसिकल जो होता है, इस क्लैथरीन कोटेड वेसिकल के साथ अटैच होकर क्लैथरीन कोटेड वेसिकल के साथ जो होता है वो लिगेंड रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनाता है। रिसेप्टर लिगेंड कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो सेल के अंदर फ्यूज होकर अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद एब्जॉर्ब हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, क्या बनता है, दैट इज इसका, उसके बाद वेसिकल बन जाता है और वो अंदर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट कर लिया जाता है। और डाइजेस्ट करने के बाद क्या होता है कि उसमें से वेस्ट जो है बाहर निकाल देते हैं
और बाकी जो मटेरियल होता है जो वो उसको अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और ये क्या होता है कि कई बार किसी केस में जो फैगोसाइटोसिस होती है, फैगोसाइटोसिस के दौरान मेन चीज़ जो होती है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि कई बार क्या होता है सोल्जर्स ऑफ द बॉडी, सोल्जर का मतलब कौन से, न्यूट्रोफिल्स, यानी कि एक टाइप की क्या होती है WBC, ठीक है, एक टाइप की जो वाइट ब्लड कर्पसल होती है वो सोल्जर क्या ऐसे करते हैं, वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू ही जो है फॉरेन मैटर को जो अपने अंदर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद रेजिडुअल मैटर को बाहर निकाल देते हैं, यानी कि फॉरेन बॉडी को अपने अंदर लेने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करने के बाद होता है बाकी को बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से जो होता है वो फैगोसाइटोसिस होती है। इसमें जनरली जो एक चीज़ होती है कि जो वेस्ट बनता है वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ही बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्या, एंड ये क्या चीज़ थी, एंडोसाइटोसिस थी, क्या है एंडोसाइटोसिस। उसके बाद क्या है एंडोसाइटोसिस जो होती है जनरली जो होती है ये उसके एक्टिव ट्रांसपोर्ट से थोड़ी सी डिफरेंट होती है क्योंकि इसमें लेस एनर्जी कंज्यूमिंग है, लेस स्पेसिफिक होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट मोर एनर्जी यूज होती है और हाई कंजप्शन ऑफ एनर्जी होती है, मोर हाईली स्पेसिफिक होती है, ठीक है। ये तो हाईली स्पेसिफिक होती है और मोर एनर्जी कंज्यूमिंग होती है, कौन सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जबकि जो एंडोसाइटोसिस होती है लेस स्पेसिफिक होती है, लेस एनर्जी कंजप्शन होता है उसके अंदर। उसी वाला एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस जो होता है वो क्या होता है कि वही वेस्ट को बाहर निकालने का तरीका, वेस्ट टू आउटसाइड, मतलब एक सेल के लिए जो सेल डेबरीज या फिर सेल की जो मेन वो होता है जो उसने एब्जॉर्ब कर लिया है सेल ने, उसमें से जो वेस्ट बचेगा वो कैसे बाहर निकाला जाएगा। जैसे इसके बाद यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे ये सेल के अंदर यहाँ पे सेल इसके अंदर फूड आया, यहाँ पे डाइजेस्ट हो गया, यहाँ से ये फूड कंज्यूम हो गया तो ये सेल के अंदर चला जाएगा और वेस्ट जो होता है वो रेजिडुअल बॉडी की फॉर्म में, रेजिडुअल बॉडी जो होती है वो क्या करेगी, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज करेगी, उसके बाद उसके बाद एक यहाँ पे पिंच ऑफ होगा और उसके बाद क्या करेगा एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वो जो वेस्ट जो है वो सेल से बाहर निकल जाएगा। ये चीज़ होता है क्या, एक्सोसाइटोसिस। समझ में आया आपके? तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो जनरली जो होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, फिर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है उसमें डायरेक्ट डिपेंडेंट अपॉन एटीपी यूज होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी काफ़ी लगती है, वो सोडियम पोटाशियम एक्सचेंज पंप जो होता है वो काम करता है और वो जनरली आयनिक बैलेंस इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करता है। और उसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें लेस मोर स्पेसिफिक और मोर एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि जो एनर्जी हम ये टीपी के थ्रू यूज करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, उसी के साथ साथ कोई मालिक उससे एनर्जी अब जो लेके जो ट्रांसपोर्ट होता है साथ साथ उसके, तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एक एग्जाम्पल, एक तो कैल्शियम एटीपीएज होता है जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक मसल के अंदर काम आता है, किसके क्या बनाने के लिए, क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सेल के अंदर क्या ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। और उसको कहाँ पे, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन नाम की जो एक प्रोटीन होती है वो एक्टिन फिलामेंट के अंदर उसके साथ बाइंड अप करने के लिए, तो वो होता है, क्या होता है वो, दैट इज द सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सेकेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट का और एग्जाम्पल क्या है, सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, सोडियम हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और सोडियम प्लस
अमीनो एसिड। और कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है को ट्रांसपोर्ट में, यूनिपोर्ट और एंटीपोर्ट। ठीक है, यूनिपोर्ट होता है एक ही डायरेक्शन में जाता है, जो सिंपोर्ट 2 डायरेक्शन में जाते हैं, दोनों दो एक्सचेंज ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। उसमें क्या होता है कि जो एंटीपोर्ट और सिंपोर्ट 2 टाइप का हो सकता है। एंटीपोर्ट अदर डायरेक्शन में जाता है, सिंपोर्ट उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में फर्स्ट मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हुआ है। उसके बाद आता है एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। ये क्या होता है? एंडोसाइटोसिस सेल ईटिंग होती है, और उसमें क्या होता है? पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। जो पिनोसाइटोसिस होती है उसमें सेल ड्रिंकिंग होती है, फैगोसाइटोसिस में सेल ईटिंग होती है। जो फिनोसाइटोसिस में सेल ड्रिंकिंग होती है उसमें क्या होता है? जनरली जैसे कि कैल्शियम, जैसे कि आयरन जो होता है या इंसुलिन जो होता है, एक और है हार्मोन इंसुलिन प्लस आयरन। इंसुलिन का जो ट्रांसपोर्ट होता है कैसे? सेल के बाहर रिसेप्टर्स होते हैं और वो सेल ईटिंग में मदद करते हैं। इंसुलिन जो होता है वो सेल के अंदर इसी के थ्रू जाता है, सेल फैपिनोसाइटोसिस के थ्रू ही जाता है। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो सेल होती है उसके अंदर सेल ड्रिंक ईटिंग होता है, मतलब सॉलिड फूड लिया जाता है। और सॉलिड फूड कैसे लेगी कि जनरली जो सेल होती है, सेल के अंदर बाहर जो होता है एक रिसेप्टर मीडिएटेड, इसमें इस बार जो होता है एक बार एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। डिप्रेशन के बाद वो उसके साथ फूड वैक्यूल बनती है, फूड वैक्यूल अंदर आती है, लाइसोसोम से मैच करती है, प्राइमरी लाइसोसोम बनता है, सेकेंडरी लाइसोसोम ये बनेगा और रेजिडुअल जो डाइजेस्ट होगा वो कंज्यूम हो जाएगा या सेल से बाद दूसरी सेल में भेज दिया जाएगा, और जो कंज्यूम नहीं होगा वो एक्सोसाइटिस के थ्रू सेल से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आया इतना? तो ये होती है क्या? एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? सेल वोमिटिंग या फिर ई फेगी जिसे बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेल होती है वो अपने अंदर से वेस्ट को बाहर निकालती है। जैसे कि मान लीजिए कोई डायरेक्ट बैक्टीरिया है, वायरस है, मैक्रोफेज ने ले लिया या फिर न्यूट्रोफिल्स ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो वो क्या करेगी? एक्सोसाइटोसिस के थ्रू वेस्ट मैटर को फिर बाहर निकाल देती है। या फिर क्या होता है कि उसको बैक्टीरिया, या फिर क्या होता है कि वो पूरी कई बार क्या होता है न्यूट्रोफिल डेड भी हो जाती है, इतनी ज़्यादा कंज्यूम कर जाती है डेड बैक्टीरिया का वायरस को, तो वो खुद भी बाहर निकल जाती है वेस्ट के तौर पे। समझ में आ गया इतना? तो ये आज का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, आपका 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब आपके जो वो है लाइफ एंड डाइवर्सिटी ऑफ टू एस्केलमेंथीज वो करवाएंगे आपको। ठीक है।